ये इस तरह से कुछ हाइट थी इसकी टेट्राहेड्रॉन की, ठीक है। यहाँ कहीं पे सेंटर था, यहाँ कहीं पे सेंटर था, सेंटर से ये तक की डिस्टेंस आपकी x, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी x। सबसे पहले ये y निकाल लो, सबसे पहले ये y निकाल लो। मैं इसको y1 बुला लूँ, पहले आपने y1 निकाल लिया, ठीक है। y1 निकालने के बाद में ये y2 निकाल लो। ये पॉइंट जो होगा इसका सेंटर, सेंट्रोइड सब कुछ होगा, पक्का। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल हुए हैं आपके या नहीं? और अच्छी बात है, तो सिंपल ज्योमेट्री लगाओगे, सिंपल ज्योमेट्री लगाओ। पहले ये y1 निकालो, y2 निकाल लोगे, बहुत इजी होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉप करा लेना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा करके 2/3 के हिसाब से, 2:1 के हिसाब से ये y2 आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर ये जो y1 होगा ये भी y1 होगा, है ना। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये हाइट h हो जाएगी, ये हाइट h हो जाएगी, ये हाइट h हो जाएगी, ये तुम्हारा y1 ही होगा, नहीं ये y2 था, ये तुम्हारा y1 ही होगा, ठीक है। ये y1 होगा, ये y2 होगा, ये h होगा। तो y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर का अंडर रूट तुम्हारा क्या आ जा रहा होगा? h आ जा रहा होगा। मैं अभी यहाँ पे cos थीटा या 109 डिग्री का ज़्यादा यूज़ नहीं कराना चाहता था, सिमेट्री का यूज़ कराना चाहता था। ऑल्दो एक तरीका और था, मेरे पास फिगर नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम आप लोग उसे ट्राई करेंगे। इसमें टेट्राहेड्रॉन दिखा था, याद आ रहा है? इसमें याद आ रहा है टेट्राहेड्रॉन दिखाया था, पक्का याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, मेहनत कर रहा होगा फिर। चारों ग्रीन बॉल्स को देख लो, चारों ग्रे बॉल्स को देख लो।
दोनों फिगर टेट्राहेड्रॉन के हैं। सिर्फ ग्रे बॉल्स पे ध्यान लगाओ, सिर्फ ग्रे बॉल्स पे ध्यान लगाओ। दिखाई दे रहा है ये? सिर्फ ग्रे बॉल्स पे ध्यान लगाएंगे तो ये टेट्राहेड्रॉन है। सिर्फ ग्रीन बॉल्स पे भी ध्यान लगाएंगे तो ये टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, लेट्स सपोज दिस वन इज 1 2 3 ग्रीन बॉल्स 1 2 3 1 2 3 का एक प्लेन यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। 1 2 3 का एक प्लेन एज्यूम कर सकते हो। तुम्हें निकालना क्या है? इस बॉल से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर हाइट, इस बॉल से इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डाल करके हाइट निकालनी है। अच्छा, क्यूब में सॉल्व करना क्यों आसान है? क्योंकि इस ये जो ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल बनेगा। कंफर्म? इक्विलेटरल का जो सेंटर पॉइंट होगा वाया सिमेट्री तीनों से बराबर पे होगा। पक्का? तीनों से बराबर पे होगा तो वो उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा जो लाइन ये दोनों बना रहे हैं। कंफर्म? ये लेंथ निकालना बड़ा आसान सा है। विद रिस्पेक्ट टू दिस वन ये लेंथ निकालना बहुत आसान सा है। अच्छा, ये जो मैंने y1 लिखा हुआ है, दिस वन इज a√2। जो मैंने y1 लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर मैं एज लेंथ a मानूं तो दिस वन इज y1 इज a√2, दिस वन इज दिस लेंथ इज a√2। ठीक है। अच्छा, मैं बोल दे रहा हूँ लेकिन आप पहले से प्रूफ कीजिएगा तभी यूज कीजिएगा। अनलेस अनटिल कि आप प्रूफ करें तब तक आप यूज नहीं करेंगे। जैसे हम ये करते थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते थे 2:1 के रेशियो में आता था, तो वैसे ही अगर आप इस लेंथ की बात करेंगे, ठीक है, जो हम बॉडी डायगोनल जिसको नाम देते हैं बॉडी डायगोनल, बॉडी पे डायगोनल है, वो भी इस प्लेन को जब क्रॉस करेगा, कट करेगा, तो किस रेशियो में कट करेगा? 2:1। ठीक है, लेकिन ये 2:1 देखिए आपका पहले से सॉल्व है, बहुत इजी टू प्रूव भी है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूज करने से पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा? एक बार प्रूफ, ताकि आप कंफर्म भी हो पाओ कि हाँ भाई अगली बार यूज करना है या नहीं करना है। डायरेक्टली यूज नहीं करना है। 2:1 आता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप प्रूफ करिएगा। इतनी चीज क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है। और अगर लेट्स सपोज बहुत अच्छा दिखता हो तुम्हें, ठीक है, तो इस सवाल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सवाल ओरल हो जाएगा अगर दिखता बहुत अच्छा हो तो। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है जिसके थ्रू ओरली ये सवाल किया जा सकता है वो मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं अभी कि आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ठीक है, देखिए जो टेट्राहेड्रल इसके अंदर बना हुआ है वो सिमेट्रिक है। पक्का? इसके रिगार्डिंग कैलकुलेशंस बहुत आसान सी भी हैं और इसमें एक टेट्राहेड्रल नहीं है, आप बात समझ रहे हैं, और दोनों आपस में इन्फ्यूज्ड है, आपस में इन्फ्यूज से है। ये बात समझ में आ रही है? एक इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, और दोनों एक दूसरे में इन्फ्यूज है, और वो भी आपस में सिमेट्रिक है, वो भी आपस में सिमेट्रिक है। और तुम्हें एक जगह से इधर तक की डिस्टेंस निकालनी है जो सेंटर से थोड़ी आगे आ रही होगी, जो सेंटर से थोड़ी सी आगे आ रही होगी। अच्छा, किसी भी पॉइंट से सेंटर तक की डिस्टेंस x है, किसी भी पॉइंट से जो हमारा सेंट्रल एटम रहा होगा वो सेंटर पे ही फंसा होगा बाय सिमेट्रिसिटी। तो यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस है, ठीक है, x डिस्टेंस है, 2/3 का यूज करोगे तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हो कि भाई ये 2x हो जाएगा, 2x का 2/3 लेना होगा, आंसर आ जा रहा होगा आपका। ठीक है, सो द आंसर आपका 4x/3। लेकिन देन अगेन इसको आप किस तरह से प्रूफ करते हो, कैसे करते हो, कैसे सॉल्व करते हो, ये आपके ऊपर है। पक्का यहाँ तक? चलिए आगे मूव कर जाए हम फिगर्स पे। केस 4 हो गया था, टेट्राहेड्रल हो गया था। पक्का? नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 28 मिनट था। नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स 6 थे। नंबर ऑफ एजेस
नंबर ऑफ एजेस टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बनाओ, मुझे बताओ ना। एजेस कितने आएंगे, कॉर्नर्स कितने आएंगे, 4। कॉर्नर्स कितने आएंगे, 4। टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री बना दोगे। बहुत अच्छी ज्योमेट्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्रूड ज्योमेट्री में तो यूज कर ही सकते हो ना इसका। टेट्राहेड्रॉन बाहर से देखने में तो ऐसी ज्योमेट्री दिख रही है। कितने कॉर्नर्स हैं, 4। सेंट्रल एटम बीच में है, सेंट्रल एटम बीच में, बॉन्ड एंगल वगैरह उसके हिसाब से लिखे जाएंगे। पक्का। इस सिस्टम में कितने एजेस हैं, 9। नहीं भैया 9 नहीं है, 6। फेसेस कितने हैं, 4। लोड करो, आगे बढ़े। ट्रंकेटेड ज्योमेट्री हुई थी, ट्रंकेटेड ज्योमेट्री हुई थी, नाम लिया था, इतना नोट कर लीजिए। हेडिंग डालिए ट्रंकेटेड ज्योमेट्री, एक पन्ना पढ़ के देना। देखिए टेट्राहेड्रॉन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री है, ठीक है, ठीक से दिखनी चाहिए। कितने कलर्स देख सकते हैं हम लोग, अरे कितने कलर्स देखते हैं हम लोग, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, 7। कितने कलर्स हो सकते हैं, कितने कलर्स हो सकते हैं या होते होंगे, इनफाइनाइट। इतनी हिंदी समझ में आती है, पक्का। योर बॉडी इज ओपेक और ट्रांसपेरेंट। एक तो जब भी एक बात लिख लो तुम लोग, समझे ना, सवाल पूछूं और अगर तुरंत जवाब आ रहा है तो चुपचाप रुक जाओ। आपकी बॉडी कैसी है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट? कैसी भाई आपकी बॉडी, ओपेक और ट्रांसपेरेंट? कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते? जल्दी बताएं भाई, सोचें। अरे इसी से हिंट ले लो यार, कि गाली खाए हो अभी। आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है, गुड फॉर यू। बोला कौन था ट्रांसपेरेंट ये?
ऑक्सीजन डालते तो फिर हाथ में ब्लड का रंग। भैया हमने बहुत हिंदी में बहुत सिंपल सा सवाल पूछा था कि आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है या ओपेक। ठीक है, सवाल पूछने वाले ने 2 ही ऑप्शन दिए थे भैया आपको। ठीक है, और हम अपने सवाल अपने साइंटिफिक तरीके से पूछ रहे हैं। देयर इज नथिंग लाइक अदर थिंग्स, देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। कैसे बताएंगे आप? ट्रांसपेरेंट किसे कहेंगे? खिड़की नहीं, तुमने क्या बिना हिंड्रेंस के पास हो जाए, खिड़की खोल तो पास हो गई, तो खिड़की इज ट्रांसपेरेंट। नहीं हाँ या ना? कोई ऑब्जेक्ट वो तो खिड़की ऑब्जेक्ट नहीं होगी, मतलब अगर खुली हुई होगी तो वहाँ तो एम्प्टी स्पेस होगी, वहाँ एम्प्टी स्पेस तो कहीं होता ही नहीं। बोलो हाँ। अच्छा, आपकी हड्डी टूट जाती है तो क्या करते हैं अपन? हाँ मतलब कैसे चेक कैसे करते हैं, कहाँ से टूटी है, कैसे सही करनी है? कैसे दिखता होगा अंदर? एक्सरे। एक्सरे इज अ लाइट ना यार, एक्सरे इज अ लाइट। सो आपकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है या ओपेक? डिपेंडिंग अपॉन द लाइट यूज्ड, डिपेंडिंग अपॉन द लाइट यूज या फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। हर बॉडी की एक कंडीशन होगी कि जहां पे वो पास हो रही होगी, जहां पे वो पास नहीं हो रही। ठीक है, नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑन टेट्राहेड्रल केसेस, कि देखिए लाइट के बड़े दिक्कत वाले काम है। बैठिए, लाइट के दिक्कत वाले काम इस वजह से हैं, ठीक है, कि जो आपको दिख रहा होता है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि सही हो। ये बात आपको समझ में आ रही है? जो भी आपको दिख रहा है हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सही है, क्योंकि माइंड परसीव करता है। इमेज जरूर बनती है लेकिन उस इमेज को आपका दिमाग परसीव करता है। जब इमेज को दिमाग परसीव करता है तो दिमाग एक बहुत बेसिक रूल के थ्रू इसको परसीव करता है। क्या मैंने इसको पहले देखा हुआ है या नहीं? देखा हुआ होता है तो वो दिखा देता है, और नहीं देखा हुआ होता है तो जो भी पहले देखा हुआ है उससे रिलेटेड करके दिखा देता है। कभी भी आपको नई चीज डायरेक्टली वो दिखाता, ठीक है। सो यहां से स्टार्ट क्या होते हैं आपके बेसिक इल्यूजन्स, यहाँ से आपके बेसिक इल्यूजन्स स्टार्ट होते हैं, जो कई तरह से लोग समझाते हैं, परसीव करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। और इल्यूजन्स जब आपके आएंगे तो हमारे केमिस्ट्री में सबसे पहले आएंगे टेट्राहेड्रल के साथ, जिसे हम कहेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे हम वर्ड क्या यूज करेंगे? ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बात सुने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आइसोमेरिज्म कैसे आती है? आइसोमेरिज्म में जैसे है कि जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, आपने मेरा हाथ यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, आपने मेरा हाथ यहाँ से तोड़ दिया और मान लीजिए मेरे इस हाथ यहाँ पे लगा दिया दूसरा हाथ, तो द स्ट्रक्चर जनरेटेड विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। स्ट्रक्चर जनरेटेड विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, और अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा तो मैं उसे आइसोमर बुला लूंगा। उसी फॉर्मूले का है, उसी सिस्टम का है, लेकिन वैसा नहीं है। मान लीजिए आपने मेरा हाथ इस तरह से यहाँ से तोड़ा, ठीक है, और इसको पलट करके लगा, इसको पलट करके लगा, ठीक है, वो थोड़ा सा अलग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, पक्का। या मेरा गर्दन आपने यहाँ से काटी, गर्दन फ्री टू रोटेट तो थी नहीं कि 360 घूमती रहती, काट करके उल्टी जोड़ दिया आपने, सो द स्ट्रक्चर जनरेटेड विल बी डिफरेंट।
ये हमें दिखाई देगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरा हाथ यहां से काटो, ठीक है, बाहर निकालो और यहां पे इसी तरीके से दोबारा लगा दो, यहां पर इसी तरीके से दोबारा लगा दो, एंड द स्ट्रक्चर जनरेटेड इज डिफरेंट, तो क्या तुम्हें लगेगा ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है जनरेटेड? नहीं, ये स्ट्रक्चर आपको डिफरेंट जनरेटेड दिखने वाला नहीं है। नहीं है इसका आपको जो पहला एग्जांपल्स मिलता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड में देयर वाज अ सैक ऑफ बॉम्ब्स, बॉम्ब गोल से होते थे तो उनके सैक लगा दिए जाते थे। अच्छा, बॉम्ब्स को रखना है अगर आपको सैक में, तो करते क्या थे, पिरामिड जैसा बना देते थे। वो हमेशा क्या करते थे, पिरामिड बना देते थे पर्टिकुलर हाइट के, और कई सारे सैक्स रहते थे। तो एक आदमी ने वहां कहा कि अगल बगल 2 सैक रखे हुए थे, उसने कहा कि दोनों सैक डिफरेंट है, और किसी ने नहीं माना तो उसे इंटरेस्टिंग लगा कि यार दिख नहीं रहा इन लोगों को, ये दोनों सैक डिफरेंट है, ठीक है, तो उसे लगा कोई तो होगा जिसे दिखेगा। तो वहां पूरी बटालियन खड़ी थी 10,000 लोगों की, उसने उन दो सबको, हर आदमी को वो 2 सैक दिखाए, उसने कहा डिफरेंस बताओ, और हर आदमी का जवाब था दे आर सेम, दे आर एग्जैक्टली सेम। तो नहीं दिखेगी अगर इल्यूजन इसकी, तो फिर नहीं दिखेगी बेटा, ये बात क्लियर समझ में आ रही है? सो ऑप्टिकल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कम से कम बहुत अच्छे से देखिए। नाउ वी कमिंग आउट टू ट्रंकेटेड ज्योमेट्री। ट्रंकेटेड का सिंपल सा मतलब है कट, सिंपल सा मतलब है कट। जैसे ये ज्योमेट्री कैसी है आपकी, रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर इस रेक्टेंगल, पहली बात तो ट्रंकेटेड ज्योमेट्री जनरली जब भी ली जाती है तब एक सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की ली जाती है। तो अगर मैं 4 साइड्स का प्लेनर सिस्टम लेता तो मुझे लेना क्या चाहिए था, स्क्वायर। सो मैं स्क्वायर पे आ जाता हूँ, स्क्वायर पे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा, ठीक है। ट्रंकेटेड का सेंस ये होगा कि इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया जाए, इसके कॉर्नर्स को क्या कर दिया जाए, कट। सो मैं इसके कॉर्नर्स कट कर देता हूँ, ठीक है। और इस तरह से कट करना, ये अच्छा नहीं है कट करना। कट इस तरह से किया जाए कि फिर से सिमेट्रिक ज्योमेट्री बन रही है, फिर से कैसी ज्योमेट्री बन रही हो, सिमेट्रिक, ठीक है। तो एक स्क्वायर लिखे, स्क्वायर के बगल में लिखे ट्रंकेटेड स्क्वायर, स्क्वायर लिखें और ट्रंकेटेड स्क्वायर लिखें। ठीक है, देखिए स्क्वायर आपका बहुत बार देखा हुआ है, आप स्क्वायर विजुलाइज कर सकते हो, आप स्क्वायर खुद से विजुलाइज करो। कुछ जवाब दे दो पहले। स्क्वायर में कॉर्नर्स कितने होंगे, 4। कॉर्नर्स कितने होंगे, 4। बॉन्ड एंगल कितना होगा, एंगल जो एजेस पे आ रहा होगा 90 डिग्री होगा। एजेस कितनी होंगी, 4। फेसेस कितने होंगे, 2। फेसेस कितने होंगे, 2। पक्का, ये सारे आंसर समझ में आ रहे हैं। नाउ व्हाट अबाउट ट्रंकेटेड स्क्वायर, व्हाट अबाउट ट्रंकेटेड स्क्वायर, कॉर्नर्स कितने होंगे, 8। कॉर्नर्स कितने होंगे, 8। एजेस 8। एजेस कितने होंगे, 8। फेसेस 2। बॉन्ड एंगल, जो एंगल जनरेट हो रहा होगा, जो एंगल जनरेट हो रहा होगा, बेटा एंगल बढ़ेगा, 135। मुझे मालूम नहीं, मतलब निकाल लोगे ना वो ज्योमेट्री कैसी आएगी। इसकी ज्योमेट्री, ट्रंकेटेड स्क्वायर की ज्योमेट्री नॉर्मली किस नाम से बुलाई जाती है, ऑक्टागन। पक्का वो ट्रायंगल डाल करके वो जो आपका मेथड था सॉल्व कर लोगे। कंफर्म यहां तक,
अगला केस लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अगला केस लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। कॉर्नर 3 एजेस 3 फेसेस दिखाई दे रहा है। एक ट्रंकेटेड इक्विलेटरल ट्रायंगल, कॉर्नर 6 एजेस 6 पक्का फेसेस 2। नॉर्मली दिस ज्योमेट्री विल बी नोन एज हेक्सागन। ठीक है यहाँ तक। भाई लोग ठीक है यहाँ तक ना। देखिए 2 डायमेंशन में आपको जो भी ट्रंकेटेड ज्योमेट्री होती है जनरली उसका नाम भी मिल जाएगा, मिल ही जाएगा मेरे ख्याल से। एक सवाल लिखते हैं सिंपल सा है। A square is taken and it has been truncated many times over। ठीक है, या फिर स्क्वायर इज टेकन इट इज ट्रंकेटेड n times where n tends to infinite। जिस तरह भी आप लिखना चाहें सवाल को लिख लीजिए, जो भी आपको ज्यादा समझ में आए। Now, what should be the geometry after that? देखिए एक बात आपको बताऊं, ठीक है, ये होगा भी और होता भी रहा होगा, पहले भी हुआ। जब भी आप क्लास पे बैठते हैं और जनरली जब पहला बैच होता है, अच्छी क्लास होती है, तो जनरली बच्चा प्रेशर फील करता है किस बात का, आंसर देने का। ये हमेशा रहता है कि आंसर देना है हमें, इस बात का एक प्रेशर फील करता है। और जब आंसर नहीं दे पा रहा होता, कई बार नहीं दे पा रहा होता, तो आंखें चुराने भी एक कला सीख लेता है अपने आप को। लेकिन ठीक, कभी दूसरे के आंसर को मत सुनो। लेट्स सपोज मैं आपकी क्लास में हूँ, मैं प्रेशर फील कर रहा हूँ, मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ। मैं जनरली क्या होता है, जिनसे कंपटीशन होता है उससे अच्छी दोस्ती भी होती है जनरली। तो मेरा दोस्त ही है जिससे मैं कम्पीट कर रहा हूँ, और दोस्त ने आंसर पहले दे दिया, दोस्त ने आंसर दे दिया, तो फिर मैं क्या फील करूंगा? मैं धीरे से बोल दूंगा कान में, गलत है मुझे, मैंने आंसर सुना ही नहीं उसका, और क्या बोल दूंगा? अब वो प्रेशर फील करेगा और मैं चुपचाप सवाल सॉल्व करो। पॉइंट किसी ने बोला तो 2-4 लोग अपने आप ही पॉइंट बोलना स्टार्ट हो गए। हाँ पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, सर्कल आंसर आएगा। कंफर्म? किसी भी 2 डायमेंशनल स्पीसी को इनफाइनाइट टाइम्स अगर आप ट्रंकेट करेंगे तो वो अपने सिस्टम अपने आप को किस में कन्वर्ट करता चला जाएगा? सर्कल। इतनी बात समझ में आ रही है? और अगर 3 डायमेंशनल स्पीसी होगी और इनफाइनाइट टाइम ट्रंकेशन होगा, स्फीयर। कंफर्म? हाँ, बट वो इन्फिनिटली टाइम कर रहा है, तो वो सर्कल भी छोटा होते होते पॉइंट मतलब वही बन जाएगा। थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद में बात कीजिएगा। चलिए,
क्यूब है, ठीक है। क्यूब में कॉर्नर्स 8, क्यूब में कॉर्नर्स 8, फेसेस 6, एजेस 12, एजेस 12 दिखाई दे रहे हैं। क्यूब की हम बात कर ले रहे हैं। कॉर्नर्स 8, एजेस 12, फेसेस 6। व्हाट अबाउट ट्रंकेटेड क्यूब? कॉर्नर 16, 32, 24, कॉर्नर इज 24। हर कट 3 कॉर्नर जनरेट करेगा, ट्रायंगल जैसा कट होगा, ट्रायंगल जैसा कट होगा। हर एक कट 3 कॉर्नर जनरेट करेगा नए, और एक कॉर्नर खत्म करेगा। तो इफेक्टिवली हर कट से 2 कॉर्नर का फायदा होगा। कितने कट लगने हैं? 8। कोई कॉमन पॉइंट आना नहीं है, कॉमन पॉइंट आना नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे? 24। या फिर पुराने वाले आप भूल ही जाओ, 8 कट है, नए 3 बने हैं, 8 3 24 कॉर्नर्स आएंगे आपके। हाउ मेनी एजेस विल बी देयर? 36। हाउ मेनी एजेस विल बी देयर? 36। हर कट 3 नई एजेस जनरेट करेगा, पुरानी एजेस जाएंगी नहीं। 12 पहले से थी, 24 जनरेट हो गई, टोटल कितनी हो गई? 36। How many faces? 14. All equivalent or not? No. कैसे फेसेस होंगे? 6 स्क्वायर सर 8 ट्रायंगल कट वाले साथ में एक शेप करेंगे और दूसरे नहीं करेंगे। तो ऐसे आंसर बताएगा हैं? तुम ही सोचो ना यार, तुम्ही को बताना है आंसर। मैं यहाँ पे ये लिख दूं कट वाले, ऐसे वाले जो थोड़े से टेढ़े वाले होंगे वो इतने होंगे, ऐसा तो नहीं लिख सकता ना यार। बताओ। सर 8 ट्रायंगल एंड 6 ऑक्टागन। बहुत बढ़िया यार। 6 ऑक्टागन होंगे आपके और 8 आपके ट्रायंगल। नोट कर, बढ़िया, वेरी गुड। Corners, edges, faces, types of faces with numbers. Solve for truncated tetrahedron. Solve for truncated tetrahedron.
12 कॉर्नर्स आएंगे, बिल्कुल सही है। इन ट्रंकेटेड टेट्राहेड्रॉन देयर विल बी 12 कॉर्नर्स, 7 फेसेस, 8 फेसेस आएंगे आपके, और 18 एजेस। एजेस आपकी 18 आएंगी, फेसेस आपके 8 आएंगे। फेसेस किस किस तरीके के आएंगे? ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल्स एंड हेक्सागन। कितने ट्राइंगल कितने हेक्सागन? 4:4 या 1:1। 4 ट्राइंगल्स फेसेस आएंगे, ट्राइंगुलर फेसेस आएंगे, 4 आपके हेक्सागोनल फेसेस आएंगे। बैठिए। पूछना है? अच्छा, कई बार होता क्या कि हम कुछ कहना चाहते हैं, सही कहते भी हैं, लेकिन लोग मतलब गलत निकाल लेते हैं। होता ही होगा कभी कभी, है ना? मैंने कहा था कि टेट्राहेड्रल वाला सिस्टम जहाँ से आपका ऑप्टिकल इल्यूजन स्टार्ट, क्या कहा था? ये ऑप्टिकल इल्यूजन होगा। कहा क्या था वर्ड? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल इल्यूजन। जैसे ये क्या होगा, क्या कहते हैं? यहाँ से स्टार्ट होगा या यहाँ पे होगा? होगा। एक्चुअली में यहाँ से स्टार्ट होगा। दिस इज द लीस्ट पॉइंट ज्योमेट्री जहाँ से आपका क्या जनरेट हो सकता है? ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, तो कई बार लोग यही मान लेते हैं कि सिर्फ टेट्राहेड्रल में ही होगा, और चूंकि एनसीईआरटी में केसेस सिर्फ टेट्राहेड्रल के, एनसीईआरटी में केसेस सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल के हैं, तो ये मिसकंसेप्शन किया जाता है कि सिर्फ टेट्राहेड्रल का ही होगा। टेट्राहेड्रल से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, दिस वाज योर टेट्राहेड्रल। कितने बॉन्ड्स थे सिस्टम में? 4 डायरेक्शन में बॉन्ड थे, सबके सब एक दूसरे से बराबर पे थे, 109 डिग्री 28 मिनट पे। नाउ आई एम गोइंग टू अनदर केस। द केस इज 4.1। केस 4 वाज AB4। केस 4 वाज। केस 5 क्या होगा? AB5। केस 5 कौन सा होगा हमारा? AB5। व्हाट शुड बी केस 4.1? AB3E। AB3E। AB3E is, we will solve AB3E as per AB4. We will solve AB3E as per AB4. AB4 में और AB3E में अंतर क्या है कि एक बॉन्ड पेयर हटा करके, बॉन्ड पेयर का मतलब समझ रहे हैं मैं बॉन्ड पेयर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने एज्यूम कर रखे हैं। एक बॉन्ड पेयर हटा करके एक लोन पेयर लगाऊंगा, किसी को भी हटा करके लगा दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली में तो लोन पेयर जो होगा, जो एक्चुअल लोन पेयर होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसको यूज करने का रीजन ताकि आपको दिखाई दे रहा हो, एक्चुअली में तो ज्योमेट्री में दिखाई नहीं दे रहा ना। जब यहाँ पे एक लाइन लगी हुई थी, बॉन्ड था यहाँ पर, तो ये जो हाइट आई होगी, ये जो ट्राइंगल आया था, ये ट्राइंगल कैसा था?
इक्विलेटरल आया था। तो ये जो ट्राइंगल आएगा वो इक्विलेटरल नहीं आएगा, कंफर्म, ये ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा इसमें कितने फेसेस होंगे इस ज्योमेट्री में? ये भी पिरामिड जैसा ही है, पक्का 4 ही फेसेस होंगे। कैसे फेसेस हैं? 3 आइसोसेलेस के हैं जो इक्विलेटरल नहीं है, एंड एक इक्विलेटरल है, अभी भी एक इक्विलेटरल है। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी भी एक इक्विलेटरल है। तो इसके चारों के चारों फेसेस सिमिलर हैं, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, इसके चारों फेसेस सिमिलर नहीं है। सो कैन वी कॉल दिस ज्योमेट्री एज टेट्राहेड्रल? कैन वी कॉल दिस ज्योमेट्री एज टेट्राहेड्रल? ट्रू और फॉल्स? False. We cannot call this one as tetrahedral. Tetrahedral का मतलब क्या होगा? 4 similar faces. 4 similar faces नहीं है, tetrahedral नहीं. But this one is pyramid. This one is a base pyramid. Pyramid generally आपने कैसे देखे होंगे? स्क्वायर बेस के। आपने कैसे देखे हुए पिरामिड? स्क्वायर बेस के। तो जब भी हम पिरामिड किसी भी बेस का हो सकता है। पिरामिड अगर सर्किल बेस का होता है तो क्या कहलाता है? कोन। पिरामिड अगर मेरा सर्किल बेस का होता है तो क्या कहलाता है? कोन। ये भी बात समझ में आ रही। तो अलग अलग बेसिस से बनाए जा सकते हैं। सो पिरामिड जब भी हम बनाते हैं या पिरामिड का नाम लिखते हैं तो बेस के नाम के साथ लिखते हैं। स्क्वायर पिरामिडल मीन्स स्क्वायर से पिरामिड बनाया हुआ है। पेंटागोनल पिरामिडल मीन्स पक्का। हेक्सागोनल पिरामिडल मीन्स हेक्सागन के ऊपर एक पिरामिड बनाया है। सिंपल सी बात है। सो दिस वन इज ट्राइगोनल पिरामिड। द ज्योमेट्री विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। रुक जाइए, लिखिएगा आराम से ना। यहाँ पर देखिए फोर्सेस, ये 3 फोर्सेस दिख रहे हैं आपको, ये भी फोर्सेस है, टोटल 6 फोर्सेस है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के फोर्स की वैल्यू मैंने कुछ R1 मान ली, F1 मान ली, और बॉन्ड पेयर के बीच की F2 मान ली। फिलहाल क्या ये फोर्सेस बैलेंस होंगे? नहीं। तो फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? थोड़ी सी स्क्वीज कर जाएगी। ज्योमेट्री थोड़ी सी स्क्वीज कर जाएगी। बॉन्ड एंगल क्या होगा जब ये स्क्वीज करेंगे? चेंज होंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे? कम, पक्का। तो AB3E ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल थीटा विल बी लेस देन 109, ठीक है। इसका एक फेमस केस है अमोनिया का। अमोनिया को अगर आप एब्रिविएटेड फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो AB3E आएगा। अमोनिया है का बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री, याद रहना चाहिए ये। अमोनिया है का बॉन्ड एंगल ऑफ 107 डिग्री। अच्छा, लोन पेयर रिपल्शन और बॉन्ड पेयर रिपल्शन में कौन सा स्ट्रॉन्गर रिपल्शन होता था? लोन पेयर बॉन्ड पेयर विल बी स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड पेयर बॉन्ड, पक्का याद। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं इन अमोनिया, लेट्स सपोज दिस मॉलिक्यूल इज अमोनिया, ठीक है, लेट्स सपोज दिस मॉलिक्यूल इज अमोनिया। इफ आई आस्क, यहाँ पर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस हैं अमोनिया के अंदर और 3 बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का जो स्ट्रेंथ है इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। सोचो, जल्दी सोचो। अभी अगर मैं 109 डिग्री पे ही रखूं तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा? हाँ ज्यादा होगा। इसी वजह से तो स्क्वीज करेगा। जब स्क्वीज करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड पेयर पास आएंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी
और लोन पेयर बॉन्ड पेयर दूर जाएंगे, उनकी वैल्यू घटेगी। और ऐसा कब तक होता रहेगा? और इक्विलिब्रियम में फोर्सेस कैसे होंगे? से पक्का। अमोनिया में पूछेगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में कौन ग्रेटर है? बराबर है। मजबूरी है ना, मतलब मॉलिक्यूल जिस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा होगा उस समय तो फोर्सेस बराबर होंगे। नोट करो यार ठीक से। तुम लोगों को कभी इंट्यूशन नहीं आती? इंट्यूशन ऐसा नहीं लगता है कि जैसे कोई बात बोली जा रही है और तुम्हें लगे, जैसे पापा पूछे बेटा शाम को कल कहाँ पे थे, और एकदम से घंटी बजने लग जाए, ना रुक जाओ इस समय मामला खराब है, बारिश हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हुआ तुम लोग के साथ? होता है या नहीं होता है? मेरे सवाल पूछते वक्त तुम्हें समझ में नहीं आता कि मामला फंस सकता है? तुरंत क्यों बोल रहे हो यार? रुक जाओ एक सेकंड के लिए। आगे मूव करें सर। हाँ बेटा। सर एक बार और बता दीजिए, आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। अच्छा देखिए, नॉर्मल अगर 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, यहाँ लोन पेयर होता तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होता, सीधी सी बात है। लेकिन इसी वजह से चूंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा था तो ये मॉलिक्यूल स्क्वीज किया। मैं पूरी तरफ से स्क्वीज नहीं कर रहा, ये स्क्वीज करेगा। जब ये स्क्वीज करेगा तो ये डिस्टेंस घटेगी और बॉन्ड पेयर रिपल्शन का फोर्स वैल्यू बढ़ेगी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चूंकि स्क्वीज करेगा तो ये डिस्टेंस बढ़ेगी। जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन का फोर्स स्ट्रेंथ घटेगा डिस्टेंस बढ़ने से, बॉन्ड पेयर बढ़ेगा। और कब तक ऐसा होता रहेगा कि स्क्वीज करता है? जब तक बराबर नहीं हो जाते। मान लीजिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगा तो क्या होगा? और स्क्वीज करेगा। बॉन्ड पेयर बढ़ गया होगा तो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। सीधी सी बात समझ में आ रही है? कंफर्म? चलिए आगे मूव करें। पक्का। नाउ वी गो टू AB for case 4.2. Now we move on to AB2E2. केस 4.2। AB2E2 4.2 में आप मुझे क्या क्या बता सकते हैं? पहले खुद से विजुलाइज करें, ज्योमेट्री बताएं और बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दें। AB2E2 खुद से विजुलाइज करें जल्दी से। देखिए ये मॉलिक्यूल्स के फिगर आपको हेल्प करने के लिए हैं, लेकिन डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है क्योंकि फाइनल एग्जाम के दिन ये मॉलिक्यूल नहीं होंगे और तुम ये एज्यूम कर लो कि तुम सब रट के उस दिन चले जाओगे। ऐसे होते हैं आपके, मैंने देखे होंगे। मतलब देयर वाज अ गाय अविनाश शर्मा करके, आप उसे सवाल दीजिए, ये सवाल किसी बुक से एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ सवाल दीजिए, वो आपको कम से कम 3 या 4 किताबें बताएगा जिसमें सवाल हो, पेज नंबर के साथ सबके ऑप्शंस बताएगा। ज़्यादातर बुक्स ने किस ऑप्शन को करेक्ट किया हुआ है वो ये भी बताएगा। और वो ये नहीं कहेगा कि इसका आंसर ये है, वो ये कहता था कि इस बुक में ये आंसर दिया। हमसे मत पूछो कैसे आया, हमसे ये पूछो कि आंसर क्या करना है, बता देंगे आपको। ठीक है। SCV में एक सवाल है जिसमें बंदर चढ़ रहा है रोप पे, ठीक है। और चूंकि हम लोग के समय में 12th के बाद में ही तैयारी करते थे, 11th-12th में बोर्ड पे ही रहता था और बोर्ड में मतलब कौन स्कूल जाता है नहीं जाता है क्या पढ़ता है, स्कूल के एग्जाम में दे दिया वो सवाल, नहीं हो रहा था सॉल्व। अविनाश शर्मा को आंसर याद था सोल्यूशन के साथ। हमसे कह रहे हैं इसमें ये लाइन कुछ गलत सी लग रही है, इसमें फोर्सेस बैलेंस लिख सही और पूरे नंबर मिले थे सर। आप उस कैटेगरी में नहीं, ठीक है। एम्स छोड़ करके बाकी सब जगह सिंगल डिजिट रैंक ही लड़के की, एम्स में सिलेक्शन भी नहीं, उसमें दिमाग वाले सवाल आते हैं, नए सवाल आते हैं। बाकी जगह पे बुक से सवाल आते हैं और जब बुक से सवाल आते हैं, he scored 184 out of 184 in CPMT। मतलब जो यूपी का मेडिकल एग्जाम होता है 184 out of 184 थे उस लड़के के,
फर्स्ट अटेम्प्ट सेलेक्टेड, आराम से बाढ़ में जाए दुनिया। आप नहीं, ऐसे होते हैं। ज्योमेट्री जल्दी से चेक कीजिए, बॉन्ड एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। ज्योमेट्री बताइए कैसी लिखेंगे आप? बेंड एंगुलर वी शेप 4.2 AB2E2 बेंड एंगुलर वी शेप, ठीक है। और थीटा लेस देन प्रीवियस केस, देख लीजिए बात समझ में आ रही है? थीटा लेस देन प्रीवियस केस। इस केस का फेमस एग्जांपल है वाटर, और वाटर का बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री। याद रखिएगा ये भी, ये दोनों केसेस याद रहने चाहिए आपको। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर मैं टेट्राहेड्रल का एंगल 109.5 डिग्री मान, एक सेकेंड जो है जैसा एनसीईआरटी कहती भी है 109.5 डिग्री मान, तो जब एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस हुआ था तो कितना डिग्रीज इन एंगल आया था? 2.5 डिग्री का। और जब दूसरा आया तो भी कितने का आ रहा? 2.5। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने लोन पेयर इंट्रोड्यूस करेंगे 2.5 ही होगा, लेकिन एक रफ आइडिया तो यहाँ से जनरेट कर ही सकते हैं ना। नया मॉलिक्यूल आया जिसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी हेल्प से कुछ ना कुछ हम वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। आगे मूव करें ना। केस 4.3 लिखना नहीं है, सिर्फ सोचना है। केस 4.3 के बारे में सोचिए और फिर मुझे बताइए, सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि लिखना है या नहीं लिखना। बिल्कुल सही। कहाँ पे लिख चुके हैं? केस 1। केस 1 में अगर आप ध्यान से देखें तो 4.3 का केस पहले से लिखा हुआ था, ABE3 का, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ज्योमेट्री लीनियर बॉन्ड एंगल 180 नहीं, ठीक है। आगे मूव कर लें यहाँ से। आगे हेडिंग डालते हैं केस 5। आगे हेडिंग डालते हैं केस 5। ये एक पिरामिड है, पक्का ये एक पिरामिड है। पिरामिड बना लेते हैं सेकंड के लिए, इजी होगा। ये दो पिरामिड बनेंगे, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल तो मैं मिनिमम इसे लिख ही सकता हूँ इस वजह से क्योंकि बेस ट्राइगोनल पिरामिडल सेम है या नहीं है उससे मुझे लेना देना भी नहीं है। लेट्स सपोज मैंने दो ट्राइगोनल पिरामिडल्स को पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दिया। मैंने कैसे कर दिया? पॉइंट टू पॉइंट जोड़ दिया। द शेप विल बी कॉल्ड दिस शेप। जब मैं दो ट्राइगोनल पिरामिडल्स को एक पॉइंट टू पॉइंट जोड़ूंगा, दिस शेप विल बी कॉल्ड बाय ट्राइगोनल पिरामिड। कंफर्म? और अगर
अगर मैं दोनों को बेस टू बेस लूँ, अब एक्चुअली में यहाँ पे आपको एटम्स देखने में तो ऐसा जरूर लग रहा है कि 4 और 4 8 होंगे, लेकिन एक्चुअल फिगर में कितने एटम्स रहे होंगे? 5, मतलब ये बेस वाले 3 गायब हो जाए। ठीक है, नाउ इन दैट केस अगर मैं आपसे बात करूं, इन दैट केस ये ज्योमेट्री बाय ट्रायंगुलर पिरामिडल तो नहीं कह सकता, उससे अलग है। तो इसको किस तरह से लिखा जाए? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। ट्रायंगुलर पहले लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि ट्रायंगुलर जो फेस था, बेस था, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिडल में जो ट्रायंगुलर बेस था, क्या ये डबल हुआ? नहीं, ये डबल तो पूरे ब्रैकेट के बाहर में ट्वाइस लिखने का कोई सेंस नहीं है। क्या किया जाए? इस चीज को पहले बाहर कर लिया जाए, फिर ट्वाइस कर दिया जाए। तब हम नाम कैसे लिख रहे हैं इसका? ट्रायगोनल, मतलब देयर इज ओनली वन बेस, एंड बाय पिरामिड। पक्का? सर हाँ बेटा। सर एक बार फिगर मार्क दिखाएं, एच मतलब फेस वाले नाम। ठीक है, अभी हम दूसरी फिगर बता रहे हैं इसी कंपाउंड की, आपको इजीली दिख जाएगा। ये AB5 is the case of triangular bipyramidal. AB5 is the case of triangular bipyramidal. नीचे वाला हिस्सा भूल जाए इसके। ये हिस्सा कैसी फेस जनरेट सिस्टम जनरेट करेगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। ये कैसा हिस्सा जनरेट करेगा? ट्रायंगुलर पिरामिडल। नीचे की तरफ और दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? सेम बेस के साथ में। So overall geometry will be called trigonal bipyramidal. So AB5 is trigonal bipyramidal. AB5 trigonal bipyramidal. कंफर्म। फोर्सेस बैलेंस्ड, इक्विवेलेंट नहीं है सारे। देखिए अगर मैं नंबरिंग करूं यहां पे 1 और 5 जो बॉन्ड पेयर है, 1 और 5 वाला जो बॉन्ड पेयर है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। पक्का? ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा। एंड 2 3 4 एक बैलेंसिंग सिस्टम की तरह होगा। पक्का? व्हाट शुड बी द बॉन्ड एंगल दिस वन? दिस थीटा इज इक्वल टू 120 बेटा। ठीक है, एंड दिस एंगल विल बी 90। पक्का? दिस एंगल विल बी 90। नाउ इफ आई से, लेट्स सपोज आई एम आस्किंग अबाउट this one, ये 1 वाला बॉन्ड पेयर कितने रिपल्शन झेल रहा होगा? चौथा तो नेग्लिजिबल होगा क्योंकि इधर से वैल्यू नहीं आ पाएगी, बीच में फोर्सेस दूसरे आ गए। ठीक है, फोर्सेस तो टोटल 4 ही होंगे। 3 होंगे 90 डिग्री के, 3 होंगे 90 डिग्री के और 1 होगा 180। पक्का? ये 1 वाला कितने फोर्सेस या कितने रिपल्शंस झेल रहा होगा? 4, 3 90 डिग्री के और 1 180 का। अच्छा, 90 डिग्री वाला जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो ग्रेटर होगा, ये समझाने की जरूरत नहीं है। इस 2 को देखिए थोड़ा सा ध्यान से। ये 2 कितने फोर्सेस झेल रहा होगा? 4। कैसे? 2 90 डिग्री के एंड 2 120। ठीक है। अच्छा, फोर्सेस जो होगा पहले, जैसे कहीं पे भी काउंट करोगे या कंपेयर करोगे तो सबसे पहले स्ट्रॉन्गेस्ट को काउंट करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट वाले कितने? इसके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट वाले 90 वाले कितने थे? 3। इसके पास 90 वाले कितने थे? अगर मैं आपसे कहूँ दिस पोजीशन एंड दिस पोजीशन, अब इसको अलग अलग नाम भी लिखेंगे, दिस पोजीशन और दिस पोजीशन 1 और 2, विच वन इज फीलिंग मोर रिपल्शन? 1।
विच वन इज फीलिंग मोर रिपल्शंस? 1। पक्का यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। मान लीजिए मुझे सिस्टम, ये फास्फोरस का था, फास्फोरस PF5 था, दिस कंपाउंड वाज PF5, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फास्फोरस बीच में लगाऊंगा और पांचों जगह कौन लगा दूंगा? फ्लोरीन। PCl5 था तो क्लोरीन। ठीक, मान लीजिए मैंने PCl5 बनाया, लेट्स सपोज मैंने ये क्या बनाया? PCl5 बनाया, तो पांचों क्लोरीन बराबर स्ट्रेंथ के साथ फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। कंफर्म? पांचों बराबर स्ट्रेंथ से जुड़े हुए। किनको तोड़ना आसान है? ऊपर और नीचे वाले। किसको तोड़ना आसान है? तो इसको अगर मैं तोड़ने की कोशिश करूं तो पांचों एक साथ टूटने के करके स्टार्ट करेंगे, दो जल्दी से टूट जाएंगे, दो जल्दी से टूट जाएंगे, तो PCl5 ऑन हीटिंग विल गिव PCl3 प्लस Cl। कंफर्म? ये रिएक्शन हमारी देखी हुई है। PCl5 को हीट करते तो जनरली वो किसमें टूट जाता था? PCl3 और Cl। रुके रुके रुके, अभी इतनी कहानी खत्म नहीं हुई, बहुत सारी कहानियां। ठीक है, अब मान लेते हैं कि नॉर्मल, अभी तो खैर बहुत ही आप आराम से कंफर्टेबली बैठे हुए। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना, क्लास में जगह कम होती होगी, आदमी ज़्यादा होते होंगे, जनसंख्या। ठीक है, नॉर्मली आप एक सीट पे 2 या 3 लोग बैठते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए नॉर्मली आप 3 लोग बैठे हुए, 3 की जगह 4 बैठना पड़ता है। जैसे मैंने कंबाइंड क्लास ले ली, आप 4 बैठ रहे हैं और आपको मालूम है कि अभी आपकी सीट पे 3 ही लोग बैठे। ठीक है, आपकी सीट क्लास के बीच में थी और क्लास के दोनों गेट से एक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, बाकी सब जगह 4 बैठ चुके हैं, बाकी सब जगह 4 बैठ चुके हैं, आपकी सीट पे आदमी आने वाला है, दोनों गेट से आपको एक एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया, एक पतला और एक मोटा। क्या करोगे? पक्का? दिस सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक हिंड्रेंस। अगल बगल वाले एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्सेस लगाते हैं, सब एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो विच पोजीशन, पोजीशन 1 और पोजीशन 2, विच इज फीलिंग मोर हिंड्रेंस? 1 is feeling more hindrance. Now I am generating a compound PCl4Br. Now I am generating a compound PCl4Br. पक्का? PCl4Br में Br आप यहाँ पे भी भेज सकते हो, यहाँ पे भेज सकते हो, there is probability for both the cases. अब प्रोबेबिलिटी है तो है यार, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सारे मॉलिक्यूल ऐसे ही होंगे जिसमें Br यहाँ पे होगा, या सारे मॉलिक्यूल जैसे ही होंगे जिसमें यहाँ पे Br होगा। दोनों केसेस होंगे, दोनों में से उस केस की हम बात करेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। हम जनरली उसी केस को लेकर के आगे बढ़ेंगे जो ज़्यादा स्टेबल होगा। पक्का? कहाँ पे लगा होगा Br? पोजीशन 1 पे प्रेफरेंशियली गया होगा या पोजीशन 2 पे गया होगा, और क्यों? पोजीशन 1 पे गया होगा या पोजीशन 2 पे गया होगा, और क्यों? प्रेफरेंशियली ब्रोमीन पोजीशन 1 पे जाएगा या 2 पे जाएगा आपके हिसाब से, और क्यों? 2 पे क्यों? उसको रेजिस्टेंस कम मिलेगा, तो उसको कम लगेगा। तो बाकी क्लोरीन कहते थे भाई तुझे रिपल्शन, हमसे क्या लेना देना, क्लोरीन को भी तो रिपल्शन कम चाहिए, रिपल्शन कम तो क्लोरीन को भी चाहिए। फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन पतला है बेटा, पीरियोडिक टेबल याद है? नहीं याद है? हेलोजन फैमिलीज याद है? उसका ग्रुप पढ़ पाओगे? हेलोजन फैमिली का ग्रुप लिखो बेटा, लिखो बेटा। लिख लिया? सबसे कम साइज का हेलोजन कौन सा है? फ्लोरीन। और सबसे ज्यादा साइज का आयोडीन। फ्लोरीन से ज्यादा साइज का क्लोरीन। क्लोरीन से ज्यादा साइज का ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा है? मोटा है भाई। पक्का? ब्रोमीन कहाँ जाना पसंद करेगा? अब बात तो ब्रोमीन की होगी ना भाई, बाकी सबके लिए भी अच्छा है ना, मोटा आदमी कहाँ बैठे?
जगह ले करके जहाँ जगह ज़्यादा हो, जहाँ जगह कम होगी बैठाओगे तो क्या होगा, उसको तो दिक्कत होगी होगी, बगल वालों को भी दिक्कत होगी। कंफर्म। तो ब्रोमीन कहाँ प्रेफरेंशियली जाएगा, 1 पे या 2 पे? 2 पे, बिकॉज यहाँ जगह ज़्यादा है, रिपल्शंस कम। अब इनको नेमिंग भी करें। हम इसको इस तरह से देख रहे थे, दिस वन इज अ बेस, याद करो, ट्रायगोनल बाइपिरामिड हमने ऐसे ही देखा था, दिस वन वाज द बेस। पक्का? ये ऊपर नीचे था, परपेंडिकुलर टू द बेस था। इन दोनों पोजीशंस को हम लोग बुलाते हैं एक्सियल पोजीशंस। इन दोनों पोजीशंस को हम लोग क्या बुलाते हैं, एक्सियल पोजीशन। दिस थिंग इज एक्सियल, दिस थिंग इज एक्सियल, दिस थिंग इज इक्वेटोरियल, this thing is equatorial, this thing is equatorial. Confirm. What is axial bond angle? 90 and 180 also, 90 and 180. What is equatorial bond angle? 120. 120 लिखोगे ना? पक्का? ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है? Which is more sterically hindered position, axial or equatorial? Axial. In case of trigonal bipyramidal geometry, in case of trigonal bipyramidal, axial is feeling more hindered. देखिए हम आपको सही बताएं, हम और ऐसा नहीं, ये डाउट मुझसे कई बार ऐसे लोगों ने भी पूछा है जो बहुत अच्छे रहे, इवन टीचर्स ने, वो मुझसे आकर के कहते हैं कि सर एक्सियल पोजीशन ज्यादा हिंडर्ड होती है और वो ज्योमेट्री दूसरी ले आते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या हर ज्योमेट्री में ये जरूरी है एक्सियल पोजीशन मोर हिंडर्ड हो? नहीं। आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, केस बाय केस। ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपको केस बाय केस ही सॉल्व करना पड़ेगा। पक्का? क्लियर है? चलिए, तो इस ज्योमेट्री में एक्सियल पोजीशन ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड है, मोर रिपल्शंस झेल रही है। लेकिन ये कहना कि एक्सियल पोजीशन हमेशा स्टेरिकली हिंडर्ड होती है ज्यादा, ऐसा स्टेटमेंट सही नहीं। पक्का? नोट करिए। How many corners are there? 5. How many faces are there? How many faces are there? 6. How many faces are there? 6. सारे के सारे faces कैसे हैं? ट्रायंगुलर। ठीक है, कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिलते हैं, कभी कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिलते हैं, हमेशा मिल रहे हो ऐसा जरूरी नहीं। जनरली हम इन्हें क्या बुलाएं, फिर आइसोसेलेस। इनको जनरली कैसा बुलाएं? आइसोसेलेस। ठीक है। How many bond angles are there? How many bond angles are there? अच्छा, 90 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल्स हैं? 6। 3 ऊपर से 3 नीचे से। 1 2 3 4 5 6। 90 डिग्री के कितने हैं? 6। 120 के 3, 180 का 1। टोटल लिख लोगे ना भाई? How many edges are there? How many edges are there? 9. होमवर्क में सवाल लिखिए, सॉल्व द ट्रंकेटेड ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल।
ठीक है, आता है ना? ठीक। अच्छा, मोटे आदमी को हम कहाँ बैठा रहते हैं, जहाँ जगह ज़्यादा हो या जगह कम हो? लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा था नहीं, ये हम समझाने के लिए बच्चों को कह रहे हैं, बहुत अच्छा था नहीं था। ये ज़्यादा परेशान, ज़्यादा रिपल्शन लाने वाले सिस्टम को हम वहाँ बैठा रहे थे जहाँ रिपल्शंस कम। नाउ इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ लोन पेयर, सवाल ये भी होमवर्क में लिख लेते हैं, खत्म हो गई, ठीक है। इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ लोन पेयर होगा बड़ा छोटा सा, ठीक है। इफ आई हैव टू इंट्रोड्यूस अ लोन पेयर, it should preferentially go to the axial position or the equatorial position. होमवर्क का सवाल है, अभी आंसर देने का कोई मतलब नहीं है भैया, लोगों को भी खैर खत्म ही हो गई क्लास। ठीक है, यहाँ तक पक्का। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल्स लेके बनाने हो, सॉल्व करने हो, देखने हो, कुछ छूट गया हो, नहीं समझ में आ रहा हो, मॉलिक्यूल्स लो बना लो, ठीक है। दैट वाज बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है ये जो बना हुआ है क्यूब वाला, जिसमें टेट्राहेड्रल है, क्योंकि टेट्राहेड्रल के रिगार्डिंग कैलकुलेशंस एक तो छोटे नहीं, ठीक है। दूसरी बात है कि चूंकि 3D के है तो तुम वहाँ पे तुमने अगर मान लो सिमेट्रिसिटी वगैरह लगाई, जैसा मैं कह रहा था कि ये सिमेट्रिक हो जाएगा, पलट दोगे आंसर आ जाएगा, ओरल भी आ सकता है। इस तरीके से अगर तुम एग्जामिनेशन हॉल में सवाल करोगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि तुम ओरल वाले आंसर से टिक कर पाओ। उसका कारण क्या है? गारंटी नहीं होगी, अंदर से भरोसा नहीं आएगा अपन जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और जब तक भरोसा नहीं आता आप टिक नहीं कर पाओ, तो तुमने सॉल्व भी कर लिया तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर लंबे तरीके से सॉल्व करने बैठ गए तो 15 मिनट खप गए, 15 मिनट दूसरे सवाल पे देते, 3-4 सवाल 5 सवाल कर लेते, एक सवाल सही भी करके 15 मिनट में कोई तुम्हें कंपटीशन में फायदा तो हुआ नहीं, तुमने 4 सवाल छूट गए तुम्हारे। बात समझ में आ रही है? तो कोई फायदा नहीं है। तो अनलेस अनटिल कि तुम बहुत कंफर्म हो इसके बारे में, तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओ। सोचो, 3 डायमेंशनल है, आगे तुम्हें काम और भी सब्जेक्ट्स में आएगा। और विजुलाइजेशन बहुत अच्छा है, विजुलाइजेशन के लिए इससे बढ़िया प्रैक्टिस और कुछ है नहीं सिस्टम में। विजुलाइजेशन जरूरी भी है कि आप सॉल्व कैसे करेंगे आगे जाकर के, ठीक है। चलिए।